हम लोग पढ़ लेते हैं कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम क्या होते हैं और उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में बहुत मामूली सा फर्क है। सेंट्रियोल एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती, जैसे राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन्ड बाउंड स्ट्रक्चर हैं या मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर हैं, इसी तरीके से सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम को भी कोई मेम्ब्रेन कवर करने के लिए नहीं होती। यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो सेंट्रियोल्स हैं, अगर सिंगल सिलिंड्रिकल यूनिट है तो उसे सेंट्रियोल कह देते हैं, और जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलरली लग जाते हैं तो उन्हें हम लोग डिप्लोसोम या सेंट्रोसोम कहने लग जाते हैं। और उसे चारों तरफ से एक पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है जिसे हम काइनोप्लाज्म या सेंट्रोस्फेयर कहते हैं, जो उसे सराउंड करके रखता है। तो आइए बात करते हैं इसके डिटेल में। तो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई जो सेंट्रियोल होता है, जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल यूनिट है जिसे मैं सेंट्रियोल कह दे रहा हूं। और जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलरली लग जाते हैं इस तरीके से, तो इन दोनों यूनिट को साथ में मिला के हम लोग डिप्लोसोम कहते हैं, डिप्लोसोम कहते हैं, या इन्हें हम लोग सेंट्रोसोम कहने लग जाते हैं बेटा, ये सेंट्रोसोम कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हें चारों तरफ से सराउंड करने के लिए एक पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है जिसे मैं सेंट्रोस्फेयर या काइनोप्लाज्म कहता हूं, या काइनोप्लाज्म कहेंगे। अब बेसिकली ये तो रही बात सेंट्रियोल सेंट्रोसोम की। अब देखते हैं कि इसका डिटेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि स्ट्रक्चरली हम लोग कैसे इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि अगर आपसे कोई पूछता है। और फिर हम फंक्शन की ही बात करेंगे कि फंक्शन तो देखो जनरली आपने सुने भी होंगे कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम बेसिकली बेसल बॉडीज़ बनाते हैं। सीलिया फ्लैजिला की बेसल बॉडीज़ को बनाने का काम जो होता है वो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम का होता है। सिमिलरली सेल डिवीजन के टाइम पे माइटोटिक स्पिंडल या माइटोटिक apparatus या स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को करवाने में भी इनका रोल है बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो अगर आप किसी भी सेंट्रियोल को लेते हैं और सेंट्रियोल को लेके आप इस तरीके से उसे का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, उसे कट कर देते हैं, और इस ऊपर से हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को ऐसे देखना चाहें, इस स्ट्रक्चर को मैंने बोला सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था, उसे कट किया, और ऊपर से जब आप इसे देखना चाहें तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 9 बाहर की तरफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स मिलेंगे, और वो 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बीच में एक प्रोटीन के बने हुए हब से जुड़े होते हैं, प्रोटीन के हब से जुड़े होते हैं जो सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो ऐसा अरेंजमेंट जो होता है जिसमें 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट लगे होते हैं और बीच में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल का पार्ट नहीं होता, वहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये ट्रिपलेट क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन या माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए 3 पार्ट हो सकते हैं। अगर ये सिंगल एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है तो इसे मैं बेटा सिंगलेट कह देता हूं, इसे मैं सिंगलेट कह देता हूं। अगर इसी तरीके से 2 एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, इस तरीके से जुड़ जाते हैं,
तो बेटा इन्हें हम डबलेट कहते हैं। और जब 3 यूनिट एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाती हैं तो उन्हें बेटा हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं, इन्हें हम ट्रिपलेट कहते हैं। और एक फीचर और याद रखना कि ये जो स्ट्रक्चर हैं ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती है। तो ऐसी कंडीशन में सिंगलेट है, डबलेट हैं और ट्रिपलेट्स हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है आपको माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स मिलते हैं बेटा, आपको यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट मिलते हैं, ट्रिपलेट 3 यूनिट्स मिलती हैं। तो ये ट्रिपलेट्स कैसे काम करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके इनको बनाना शुरू करता हूँ। तो 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट लगाने हैं, 1 2 3। इसी तरीके से 1 2 3 3 3 आप लगा लीजिए ट्रिपलेट्स को, और 9 ऐसे ट्रिपलेट बनाने हैं बेटा आपको। 9 इसी तरीके के ट्रिपलेट्स को आपको बनाना है, ठीक है। 9 ट्रिपलेट्स को आप बनाएंगे। और ये हो गए बेटा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। अब इन ट्रिपलेट्स में एक एक को नाम दे रहे हैं, A B C, A B और C, C। ये 3 ट्रिपलेट्स हो गए और इनको मैंने बेटा नाम दे दिया। और यहाँ पे बीचों बीच वाले पार्ट में एक प्रोटीन का हब लगा होता है, इसे बीच वाले पार्ट को मैं हब कह दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब होता क्या है, इस प्रोटीन वाले हब से जोड़ने का काम एक रेडियल स्पोक्स होते हैं बेटा, रेडियल स्पोक्स इस हब से जोड़ देते हैं, इसे रेडियल स्पोक से हब से जोड़ने का काम करते हैं इस तरीके से। ये रेडियल स्पोक्स थे जिन्होंने जोड़ दिया। अब ये जो ट्रिपलेट्स हैं ये ऐसे ही नहीं होंगे, ये ट्रिपलेट्स आपस में CA लिंकर की मदद से जुड़े होते हैं। C और A वाला आपस में जुड़ा होगा बेटा, C और A वाला आपस में जुड़ेगा। ठीक है, तो ये CA लिंकर है और इन सारों के चारों तरफ पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है या पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट कहते हैं, जिसे माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर भी कहा जाता है। यहाँ पे चारों तरफ इनके पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट होती है बेटा, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट होती है, या इसे मैं मेस्यूल कह दे रहा हूँ। और यहाँ पे बेटा माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर होता है, माइक्रोट्यूब्यूल को बनाने का काम करता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल जनरेट होगी वो इसी वाले पार्ट से जनरेट होती है, जहाँ पे मैं ये डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स को लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अगर देख पाएँ तो इनका बेटा लेबलिंग कर लेते हैं इनको हम। देखिए ये बाहर की तरफ 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट हैं, ठीक है जी। ये CA लिंकर्स हैं, ये CA लिंकर है। ये बेटा मेस्यूल है, जिसे मैं पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट कह दे रहा हूं, या माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर कह दे रहा हूं, माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर कह दे रहा हूं, या इसे मैं शॉर्ट में MTG कह दे रहा हूं, ठीक है जी, MTG कह दे रहा हूं। उसके अलावा
ये जो बीच वाले पार्ट हैं ये, इन्हें बेटा हम लोग रेडियल स्पोक कहते हैं, रेडियल स्पोक्स कहते हैं इन्हें। और ये जो सेंटर में लगा होगा इसे हम लोग बेटा प्रोटीनेशियस हब कहते हैं, प्रोटीनेशियस हब कहते हैं, प्रोटीनेशियस हब कहते हैं। और बेटा इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये ऐसा दिखता है ना जैसे एक बैलगाड़ी का पहिया दिखाई देता है, कार्टव्हील अपीयरेंस ये देता है। तो इट गिव्स अस कार्टव्हील अपीयरेंस, ये हमें कार्टव्हील अपीयरेंस देता है बेटा, इट गिव्स अस कार्टव्हील अपीयरेंस। ये एक स्ट्रक्चर था किसका बेटा, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का, या आप सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन कह सकते हो, जो हमने देखा, जिसमें आपको चारों तरफ से कोई भी मेम्ब्रेन को बाउंड करने के लिए नहीं मिलती है। अब अगली बात यह है बेटा कि इनके फंक्शंस क्या हो सकते हैं, इनके फंक्शन क्या हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा इनके फंक्शंस। बेटा इनके फंक्शंस दो हैं। सबसे पहला फंक्शन है इनका सबसे पहला फंक्शन है कि दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, या ऐसे लिखिएगा बेसल बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडीज इन सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडीज हैं उनको बनाने में इनका रोल होता है। और बेटा दूसरा फंक्शन इनका क्या होता है, इनका दूसरा फंक्शन ये है कि ये सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करवाते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ उस बात को इस तरीके से कि दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवाते हैं बेटा। ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये इनका बेसिकली फंक्शन होता है बेटा, ये बेसिकली इनका फंक्शन होता है। अब अगली पार्ट में हम जो बात करने वाले हैं, अगला जो पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कि सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे अरेंजमेंट था 9+0 अरेंजमेंट, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स थे और बीच में कोई भी पार्ट माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ नहीं था। तो इसे मैंने 9+0 अरेंजमेंट कहा, इसे मैंने 9+0 अरेंजमेंट कहा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको किस तरीके का अरेंजमेंट मिलता है। तो आपको इसमें बस एक बहुत हल्का सा डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस ये होने वाला है कि जैसे यहाँ पे आपने देखा है 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स को, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स को, वहाँ पे 9 पेरिफेरल डबलेट होंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बीच में कुछ नहीं है, एक प्रोटीन का हब बना हुआ है। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि बीच वाले पार्ट में 2 सिंगलेट यूनिट लगी होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल की, ठीक है, जिसे सेंट्रल शीट कवर करके रखती है। तो वहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला के अंदर स्ट्रक्चर जो होता है वो 9+2 हो जाता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो 9+0 है बेटा। ठीक है, अब आइए हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। So I am starting with सीलिया एंड फ्लैजिला बेटा। सीलिया और फ्लैजिला के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे इन दोनों के स्ट्रक्चर को बताने से पहले इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो डिफरेंसेस को आप समझना चाहते हैं तो मैं एक टेबल आपके सामने
जो डिफरेंस करने वाली है उसे बना देता हूँ, तो उससे आप अच्छे से इनके बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ बेटा सीलिया को, दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ फ्लैजिला, दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ बेटा फ्लैजिला। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि पहला डिफरेंस इन दोनों में क्या है। देखिए सीलिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है केवल। सीलिया इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, बट फ्लैजिला इज प्रेजेंट in both prokaryotic as well as eukaryotic cell, but the structure of flagella or the basic protein which is forming the flagella is different in both। मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर फ्लैजिला जो बना होगा वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, और यूकैरियोट्स का जो फ्लैजिला होता है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का होता है। देखिए फंक्शन दोनों के सेम ही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का लगभग जो है, अगर मैं बात करूं फंक्शन दोनों का सिमिलर है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट होता है, बिकॉज वहां पे उन्हें बनाने वाली जो बेसिक प्रोटीन है वो अलग होती है। ठीक है जी, तो यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं कि ध्यान से समझिएगा, लाइन थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है। इस लाइन को फिर से ड्रॉ कर देते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। हाँ जी, मेरे हिसाब से थोड़ी ठीक है ये। तो यहाँ पे सीलिया में पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स, ये केवल यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, बट स्ट्रक्चरली इट इज डिफरेंट बेटा, स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट होती है। उसके अलावा बेटा अगर हम बात करें सीलिया के नंबर्स की, तो सीलिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है पर सेल, लगभग 3000 to 14,000 सीलिया पर सेल प्रेजेंट हो सकती हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल सरफेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेल सरफेस में चारों तरफ फैली हुई हो या स्कैटर्ड हो, पूरे चारों तरफ प्रेजेंट हो किसी सेल में, तो नंबर में भी हाई होगी। तो इनका जो नंबर है बेटा ये 3000 to 14,000 पर सेल प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके नंबर्स की, तो इनका जो नंबर है वो बहुत कम होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 to 4 फ्लैजिला पर सेल तक प्रेजेंट हो सकते हैं। तीसरा डिफरेंस मैं लिख दे रहा हूं कि दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल सरफेस, मतलब ये सेल है, इसको चारों तरफ से बहुत सारी सीलिया ऐसे सराउंड कर सकती हैं बेटा, बहुत सारी सीलिया इसको सराउंड करेंगी। ठीक है, थ्रू आउट द सेल सरफेस ये होती हैं। पर फ्लैजिला आपको जो मिलेगा बेटा वो आपको एक एंड पे मिलेगा। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं दे आर प्रेजेंट एट वन एंड of the cell
और ये इस तरीके से एक एंड के ऊपर आपको मिल सकते हैं बेटा, एक एंड के ऊपर ये आपको लगे हुए मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इनके साइज की बेटा। तो इनका जो साइज होता है ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है बेटा, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको जो मिलेंगे ये 10 से 20 माइक्रोमीटर तक की हो सकती हैं। सॉरी, ये 2 से ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसे करिएगा 20 से 30 माइक्रोमीटर कर दीजिएगा इनका साइज, ठीक है। और फ्लैजिला का जो साइज होता है बेटा ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है, ये आउटर अपेंडेज है, तो ये 150 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मैं इनके डिफरेंस की और बात करूं तो बेटा सीलिया जो होती हैं इनका जो बीटिंग है, बीटिंग मतलब सीलिया जो मूवमेंट करवा रही है, इनकी जो बीटिंग होती है वो सिंक्रोनस हो सकती है, मतलब सारी सीलियाँ एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करेंगी, बहुत सारी सीलियाँ एक साथ मूव करेंगे। या मेटाक्रोनस हो सकता है, मतलब पहले एक सीलिया बीट करेगी, फिर उसको फॉलो करते हुए दूसरी सीलिया बीट करेगी, उसको फॉलो करते हुए तीसरी सीलिया बीट करेगी। इस तरीके से जो मूवमेंट होता है उसे मेटाक्रोनस कहते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि इनकी जो बीटिंग है, बीटिंग ऑफ सीलिया इज सिंक्रोनस, सिंक्रोनस होती है, ठीक है, और मेटाक्रोनस हो सकती है। मेटाक्रोनस का मतलब है कि नो वन बीटिंग ऑफ सीलिया फॉलोड बाय अदर, ठीक है। और यहाँ पे जो इनकी बीटिंग होती है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, इनकी बीटिंग जो होती है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बीटिंग करती है, एक बिल्कुल अलग, ठीक है। सारी सीलिया सारी फ्लैजिला एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बीट करते हैं। अब अगली बात ये है बेटा कि इनका फंक्शन क्या हो सकता है, तो लास्ट पार्ट है इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शंस में आपको समझने की ये ज़रूरत है कि जो सीलिया होती हैं बेटा ये एक तो सेल का मूवमेंट करवा सकती हैं, मतलब आप इसे कह सकते हो कि लोकोमोशन करवा सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं, फीडिंग करने में मदद कर सकते हैं, है ना, सर्कुलेशन करने में मदद कर सकते हैं, सर्कुलेशन करने में मदद कर सकते हैं। आप इस बात को कैसे समझेंगे, देखिए अगर कोई ये सेल है और उसके चारों तरफ बहुत सारी सीलियाँ लगी हुई है, अब उसको इस मीडियम में मूव करना है, इस तरफ मूव करना है या उस तरफ मूव करना है, तो ये जो लोकोमोशन कर पाएंगे वो इस सीलिया की मदद से ये उस तरफ मूव करके जा सकती है। और अगर आपने याद करो पैरामीशियम जब पढ़ा होगा तो पैरामीशियम के अंदर आपने क्या पढ़ा था, इस तरीके से गुलट होता है, तो इस गुलट के अंदर जो है बहुत सारी सीलिया क्या करती हैं, जो वाटर लेडन फूड होता है, जो वाटर लेडन फूड होता है उस वाटर लेडन फूड को इस गुलट में पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत सारी सीलिया सिंक्रोनाइजली काम करती हैं। लेकिन अगर मैं इनके फंक्शन की बात करूं तो इनका फंक्शन केवल एक ही होता है बेटा, इनका फंक्शन होता है केवल लोकोमोशन करवाना, मूवमेंट को करवाना, ठीक है, लोकोमोशन को करवाना। और इसमें आप एक काम और करिएगा, इनके डिफरेंस जब लिखेंगे तो आप फ्लैजिला को लिख लेना कि जो प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन की मदद से बनता है, और यूकैरियोट्स का जो फ्लैजिला होता है, यूकैरियोट्स का जो फ्लैजिला होता है ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब आइए, ये तो डिफरेंसेस थे जो सीलिया और फ्लैजिला के बीच में हमें पढ़ने थे। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला और सीलिया। तो ध्यान से समझिएगा,
यहाँ पे आपको जो देखने के लिए मिलता है अरेंजमेंट, इनके अंदर जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, वो 9+2 मिलेगा बेटा, आपको 9+2 अरेंजमेंट मिलता है। किस तरीके से होगा ये 9+2 अरेंजमेंट, तो आइए उसे भी बता देता हूँ मैं। देखिए मैं आपके सामने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है, आप किसी भी सीलिया को और फ्लैजिला को लें, उसका ट्रांसफर सेक्शन कर दें और वहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो जैसा मैं बनाने वाला हूँ ऐसा ही कुछ मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे, आपको मिलेगा ये कि बाहर की तरफ आपको 9 डबलेट लगे हुए मिलेंगे बेटा, बाहर की तरफ आपको 9 डबलेट्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 9 डबलेट्स को ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डबलेट्स हैं जो बाहर की तरफ लगे हुए हैं। और बीचों बीच यहाँ पे बेटा सेंट्रल शीट लगी होती है और उसके अंदर 2 सिंगलेट लगे होते हैं, बीचों बीच 2 सिंगलेट लगे होते हैं। ठीक है, और ये जो डबलेट हैं वो ये सेंट्रल शीट वाले पार्ट से जुड़े होते हैं रेडियल स्पोक्स की मदद से। ये रेडियल स्पोक्स की मदद से यहाँ पे जुड़े होंगे बेटा, सेंट्रल शीट वाले पार्ट पे ये रेडियल स्पोक्स की मदद से जुड़े होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और आपस में ये कैसे जुड़े होंगे, तो आपस में ये इंटर डबलेट ब्रिज या नेक्सिन प्रोटीन होती है, इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं, या मैं उसे नेक्सिन प्रोटीन कह दे रहा हूँ। उस नेक्सिन प्रोटीन की मदद से ये आपस में जुड़े होंगे बेटा, ये नेक्सिन प्रोटीन की मदद से बेटा जुड़ते हैं। यहाँ पे ये नेक्सिन प्रोटीन की मदद से जुड़ते हैं। ठीक है जी, ये नेक्सिन प्रोटीन की मदद से जुड़ते हैं, ये नेक्सिन प्रोटीन की मदद से एक दूसरे से, या इंटर डबलेट ब्रिज आप कह दीजिए, की मदद से जुड़े हुए आपको मिल सकते हैं। तो आइए अब एक काम करते हैं, एक एक करके इन सबको लेबलिंग कर लेते हैं जो जो हमने इसमें देखा। सबसे बाहर की तरफ मैंने आपको बताया क्या, सबसे बाहर आपको मिलेगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर की तरफ आपको जो मिल रही है वो है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मिल रहे हैं 9 पेरिफेरल डबलेट, पेरिफेरल डबलेट्स। बीच वाले पार्ट में ये मिल रहा है जिसे मैं कह रहा हूं सेंट्रल शीथ, और ये जो मिल रही है इसे मैं कह रहा हूं सिंगलेट। 2 सिंगलेट्स हैं जो सेंट्रल शीथ के अंदर प्रेजेंट है। ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे रेडियल स्पोक्स। ठीक है जी बेटा, और इन्हें मैं कह दे रहा हूं इंटर डबलेट ब्रिज which are basically made up of नेक्सिन प्रोटीन। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलता है इसका बेटा सिलियर फ्लैजिला का। और यहाँ पे अरेंजमेंट जो मिला वो 9+2 अरेंजमेंट था, जो कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के अरेंजमेंट से बिल्कुल अलग था बेटा, के अरेंजमेंट से बिल्कुल अलग था।